हेलो डियर। तो जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। दो प्रश्न लेकर आए हैं। ये दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? एक प्रश्न लेकर आए हैं एपेंडिसाइटिस के ऊपर लेकर आए हैं, और एक जो प्रश्न है वो है आपका किडनी ट्रांसप्लांट। क्या चीज़? किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है दोनों में से एक क्वेश्चन जो है आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में पूछ देगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? MSN 1 देख रहे हैं। तो ये चीज़ें को आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज़ें है। चलिए हम शुरू करते हैं कि एपेंडिसाइटिस है क्या। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी चीज़ का इन्फ्लामेशन जो होता है, इन्फ्लामेशन में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सफिक्स और प्लस में उसमें आइटिस जोड़ देने से वो हो जाएगा, इन्फ्लामेशन बन जाता है। मतलब किसी भी ऑर्गेन के नाम के साथ में आइटिस लगा देंगे, मतलब वो कहीं ना कहीं बीमारी बन गया है, इन्फ्लामेशन हो चुका है उसमें। तो वही होता है क्या चीज़? सफिक्स और प्लस में क्या चीज़? आइटिस जोड़ देंगे तो हो जाएगा इन्फ्लामेशन। तो इसी प्रकार से अपेंडिक्स जो होता है, क्या चीज़? अपेंडिक्स जो होता है, इस अपेंडिक्स में प्लस कर दीजिए आइटिस, तो क्या बन जाएगा? अपेंडिसाइटिस। तो ये होता है अपेंडिक्स जो होता है, यहाँ पे अपेंडिक्स जो होता है, तो इस अपेंडिक्स में एक्स हटाकर आइटिस जोड़ दीजिए तो अपेंडिक्टाइटिस हो जाएगा। तो ये इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो चुका है यहाँ पे। तो यही चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। देखिए अपेंडिसाइटिस क्या होता है? तो अपेंडिसाइटिस जो होता है वो छोटी आंत एवं बड़ी आंत के संयोजक स्थल, मतलब जो संयोजक स्थल होता है जहाँ पे दोनों को संयोग करता है, मतलब सीधा समझिए कि जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होता है वो अंत करता है, लास्ट करता है, वहाँ पे जो अपेंडिक्स निकला होता है पूंछ के समान थोड़ा सा, वो क्या होता है? उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। अब इन्फ्लामेशन के बारे में जानते हैं कि इन्फ्लामेशन मतलब उसमें संक्रमण हो जाना या उसमें कोई क्षतिग्रस्त हो जाना, इन्फ्लामेशन होता है। तो ये जो है वही कहता है कि बड़ी आंत और छोटी आंत के जो संयोजक स्थल है उसके बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में पर्दा होना अपेंडिक्टाइटिस कहलाता है। या सीधा इसी को आप लोग लिख देंगे, अपेंडिसाइटिस क्या होता है? तो अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन ही क्या कहलाता है? अपेंडिसाइटिस कहलाता है। मीन्स कि अपेंडिक्स जो है उसमें पर्दा होना ही क्या कहलाएगा? उसमें संक्रमण होना ही अपेंडिसाइटिस कहलाता है। समझ गए? अब चित्र के माध्यम से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा जो है कुछ इस प्रकार से जो है ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, इसके अंदर जो है छोटी आंत होता है। तो ये क्या होता है मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो ये बड़ी आंत जो होता है, तो इसका लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला तो ये वाला इसमें से एक पूंछ के समान यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूंछ के समान जो है यही होता है अपेंडिक। यही होता है क्या चीज़? अपेंडिक्स यही होता है। इसमें किसी भी तरीका का इन्फ्लामेशन मतलब संक्रमण हो, अब इस संक्रमण से हो सकता है क्षतिग्रस्त हो जाए, इसमें अल्सर वगैरह या घाव वगैरह हो जाए, तो यही होता है क्या चीज़? यही हो जाता है इन्फ्लेमेड अपेंडिक्स। मतलब यह जो है पर्दाह पूर्वक है, मतलब पर्दाह मतलब हो जाएगा कि यह सूज जाएगा या इसमें क्षतिग्रस्त पहुंच जाएगा, संक्रमण पहुंच जाएगा। तो यही होता है इन्फ्लामेटिक अपेंडिक्स। और जब ये इन्फ्लामेशन हो जाता है इसमें, तो इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। चीज़ों को समझ गए? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अब इसका क्या क्या कारण हो सकता है कि अपेंडिक्स जो है इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें मीन्स अपेंडिसाइटिस हो जाए, तो इसका क्या क्या रीजन हो सकता है? तो आंत्र मार्ग में अवरोध, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए जो आंत होता है उस आंतीय जो मार्ग होता है, उस आंत के मार्ग में जो है अवरोध हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ इधर से उधर पास नहीं होगा या हल्का हल्का होगा, तो वो भी कारण बनता है क्या चीज़ का? अपेंडिक्स का।
पेट में चोट लगना, पेट में चोट लगने से, एब्डोमिनल इंजरी होने से अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हो जाता है। अपेंडिक्स का मुड़ जाना, अब मानिए हम लोग देखें ना कि अपेंडिक्स ऐसे है तो ये मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो इसको मुड़ने से भी होता है। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन मैंने बताया ही। बैरियम का सेवन, मतलब अत्यधिक बैरियम का सेवन करिएगा तो इससे भी जो है इन्फेक्शन बढ़ेगा या क्षतिग्रस्त हो जाएगा अपेंडिक्स। और नेक्स्ट है आपका एक है ट्यूमर, किसी भी ट्यूमर के कारण इसमें जो है आपका अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। तो यहाँ पे कारण कॉज क्या क्या देखे हैं, एक तो देखे हैं कि इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आंत में कहीं ना कहीं अवरोध हो जाएगा, रुकावट आएगा तो उसके कारण होगा। उसके बाद होगा कि संक्रमण होगा, ट्यूमर होगा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैरियम का सेवन, ये सब जो है आपका, या अपेंडिक्स का मुड़ जाना, ये सब कारण बनता है अपेंडिसाइटिस का। मतलब कहीं ना कहीं वो जो है आपके इंटेस्टाइन से संबंधित रोग जो है वो कारण बनता है अपेंडिसाइटिस का। और इन्फेक्शन है ही, बैरियम है ही, ट्यूमर है ही, ये सब होगा ही, तो ये कारण हो गया। अब हम लोग को इसका लक्षण देखेंगे, अगर अपेंडिसाइटिस होता है किसी में तो क्या क्या लक्षण सिम्टम्स दिखाई देता है। तो सबसे पहले ये कहीं ना कहीं हमारा इंटेस्टाइन कनेक्टेड डिजीज है, तो हमारा जब भी आंत में प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, पेट में ऐंठन होगा, पेट में दर्द होगा, और साथ ही जब दर्द होगा तो क्या होगा, सांस जो है वो उथला और तेज श्वास होगा। उसके बाद नाभि के चारों ओर दर्द होगा, क्योंकि हमारा वही एब्डोमिनल एरिया होता है, तो ये जिसके कारण जो है नाभि के चारों ओर दर्द होगा। उसके बाद है पेट में दाईं तरफ निचले भाग में दर्द होगा, और पेट के निचले भाग में दाईं तरफ दर्द होगा, क्योंकि जो बड़ी आंत का जो होता है सिरा है, और वहीं पे जो है निकला हुआ रहता है क्या चीज़, अपेंडिक्स थोड़ा सा निकला रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ पे दर्द होगा, तो पेट के दाईं तरफ निचले भाग में दर्द हो जाएगा। पेट में ऐंठन होगा, एब्डोमिनल स्पैस्म होगा, तीव्र ज्वर, अब दर्द होगा तो हाई फीवर भी होगा, भूख नहीं लगेगा, क्योंकि ये आंत का प्रॉब्लम है तो भूख कैसे लगेगा, यही चीज़ें है। उसके बाद जी मचलेगा और धड़कन तेज होगा, उल्टी भी हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसका लक्षण दिखाई देता है। क्या क्या लक्षण में है, अगर अपेंडिसाइटिस होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होगा, लक्षण होगा कि भूख नहीं लगेगा, पेट में तेज दर्द होगा, पेट में ऐंठन होगा, उसके बाद होगा कि तेज़ धड़कन बढ़ेगा, सांस जो है उथला और तेज होगा। तो ये सब जो है लक्षण एक दिखाई देता है किसमें, एक अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट में। चीज़ें समझ गए। अब इसका निदान डायग्नोसिस क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हो सकता है। तो सबसे पहला हिस्ट्री लेना, इतिवृत्ति लेना, ये तो आपका सभी बीमारी में कॉमन है। शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये भी सभी बीमारी में कॉमन है, क्योंकि ये सबसे जाना जाता है कि ये सब रीजन क्या हो सकता है। WBC काउंट किया जाएगा, तो यहाँ पे जो है WBC का काउंट किया जाएगा, क्यों, संक्रमण के लिए। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होगा, USG होगा, स्टूल कल्चर एग्जामिनेशन होगा, जो मल होता है उसका परीक्षण होगा और पता किया जाएगा कि हाँ आंत में सही है या नहीं है, क्योंकि आंत में अगर प्रॉब्लम होगा तो उससे भी आपका क्या चीज़ हो जाएगा, अपेंडिसाइटिस होगा। और जब आंत में प्रॉब्लम होगा तो आपका स्टूल का भी जो रंग होगा वो भी बदल जाएगा, ये चीज़ें होता है। नेक्स्ट है ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा ही होगा, और CT स्कैन भी पेट का होता है तो ये भी होगा। तो चीज़ें देख लिए, WBC काउंट, अल्ट्रासाउंड, स्टूल एग्जामिनेशन, ब्लड कल्चर, CT स्कैन, शारीरिक परीक्षण और इतिवृत्ति लेना, तो ये सब समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं जटिलता में, कॉम्प्लिकेशन, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या जो है होगा। तो जटिलता आपको अलग से भी पूछ देगा, 5-6 बीमारी दे देगा, कहेगा इसका जटिलता लिखे। तो इस चीज़ को ध्यान में आप लोग को रखना है कि क्या क्या जटिलता इसका हो सकता है। देखिए, तो अगर जटिलता होगा, अगर इलाज नहीं कराए सही समय पर, तो जो अपेंडिक्स होता है वो फट जाएगा अंदर ही, तो ये होगा। उसके बाद जो है बड़े क्षेत्र में यह संक्रमण फैला सकता है, मतलब यह जो है बड़े क्षेत्र में और ज़्यादा संक्रमण फैला देगा। पहले अगर अपेंडिक्स में संक्रमण है, अगर इसका इलाज नहीं कराएंगे ठीक से, तो यह जो है आंत में भी इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरे आंत को इन्फेक्टेड कर देगा। ये चीज़ें है।
बड़ी आंत में प्रदाह कोलाइटिस हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कि बड़ी आंत में इन्फ्लामेशन हो जाएगा और उसी को हम लोग कोलाइटिस बोलते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि बड़ी आंत को भी इन्फेक्टेड कर देगा। पेरिटोनियम का प्रदाह पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, पेरिटोनियम का प्रदाह पेरोनाइटिस हो जाएगा, क्योंकि पेरिटोनियम भी उसी आसपास में होता है। और नेक्स्ट है आपका जो है मृत्यु भी हो सकता है इस अपेंडिक्साइटिस से। तो चीज़ें समझ लीजिए, मैं सीधा समझ लीजिए कि अपेंडिक्साइटिस होने से इसका क्या क्या जटिलता होगा, नुकसान होगा। तो अपेंडिक्स तो अंदर फट ही जाएगा। दूसरा होगा कि वह जो है बड़े क्षेत्र में संक्रमण फैला देगा। दूसरा चीज़ है कि बड़ी आंत में भी प्रॉब्लम कर देगा, बड़ी आंत में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। साथ ही साथ जो पेरिटोनियम कैविटी होता है उस पेरिटोनियम कैविटी के आसपास ही ये होता है, इसलिए पेरिटोनियम में भी क्या करेगा, इन्फ्लामेशन कर देगा। उसको हम लोग पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट इसका जटिलता है कि मृत्यु भी हो जाता है। जब अपेंडिक्स फट जाता है अंदर में तो मृत्यु भी व्यक्ति को हो सकता है। तो ये भी चीज़ें हो जाता है। तो यहाँ पे जटिलता इतना याद रखिएगा। फिलहाल चलिए अब हम लोग इसको उपचार में चलेंगे। तो देखिए इसका उपचार जो है दो तरीक़ा से होगा, एक तो मेडिकल उपचार होगा और इसका एक सर्जिकल उपचार होगा। तो हम लोग मेडिकल का भी देखेंगे। देखिए मैंने पहले ही आप सभी को बता रखा है कि जब भी मेडिकल उपचार में आएगा, क्योंकि मेडिकल उपचार लगभग सभी बीमारियों में होता है, और जब भी मेडिकल उपचार आएगा तो एक बात समझिएगा कि उस बीमारी के लिए तो दवा अगर होगा तो दिया ही जाएगा, साथ ही उससे संबंधित जो भी लक्षण दिखाई देता है उस बीमारी में तो उसका भी तो ट्रीटमेंट किया जाएगा ना, तो उसका भी तो दवाई दिया जाएगा। उसी प्रकार से ये जो अपेंडिक्साइटिस है इसमें क्या है कि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का भी दवाई चलेगा, पेट दर्द होगा तो पेट दर्द का भी दवाई चलेगा। तो ये सारे चीज़ों का दवाई जो है चलता है यहाँ पे। तो एक चीज़ को आप लोग जो है समझ लीजिए, अगर पेट में ऐंठन होगा तो ऐंठन का भी दवाई चलेगा, पेट में दर्द होगा तो दर्द के लिए भी दवाई चलेगा, इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन के लिए भी दवाई चलेगा। तो ये सारे गैस बनता है तो गैस के लिए भी दवाई चलेगा, उससे संबंधित जो भी बीमारी क्रिएट होता हो उसका भी दवाई चलेगा। तो सबको आपको मेडिकल उपचार में लिख देना है, क्योंकि आपको तो कंप्लीट उपचार न देना है। तो उससे संबंधित इन्फेक्शन हो चाहे उससे संबंधित कोई दर्द हो कुछ भी हो तो उसका भी दवाई जो है दिया जाता है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए। तो इसी चीज़ को जो है चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला है एंटीबायोटिक। हम लोग जानते हैं एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है। तो एंटीबायोटिक जो है जो भी संक्रमण होता है, जो भी सूक्ष्म जीव के कारण जो संक्रमण हुआ है उसको वृद्धि को रोकने के लिए या नष्ट करने के लिए दिया जाता है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो दिया जाएगा इसमें अपेंडिक्साइटिस में, इसमें है सेफोटेक्जिम, क्या चीज़, सेफोटैक्सिम है, उसके बाद एमिकासिन है, मेट्रोनिडाजोल है। मेट्रोनिडाजोल और एमिकासिन तो कॉमन नेम है, आप लोग जानते हैं। तो ये में जो है दिया जाएगा इसमें क्या चीज़, एंटीबायोटिक में। चीज़ें को समझ लीजिए, एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है, इन्फेक्शन के लिए, चीज़ें समझ लीजिए। दूसरा है एनाल्जेसिक दवाइयाँ। एनाल्जेसिक दवाइयाँ, एनाल्जेसिक क्यों दिया जाता है, तो यह दर्द रोधी होता है, दर्द को रोकता है। ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है ये पेट में ऐंठन होता है ना तो उसको ये रोकने का काम करता है। ऐंठन भी एक प्रकार के दर्द ही होता है। तीसरा है एंटीपायरेटिक दवाइयाँ। नॉर्मल ये क्या करता है, दर्द को कम करता है, पैरासीटामोल, जिसको हम लोग जो है एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। तो इसमें पैरासीटामोल हो गया। चौथा है एंटासिड। एंटासिड क्या करता है, गैस को कम करता है। आपके पेट में जो गैस होता है, जो गैस बना है उस गैस को कम करता है। उसके लिए पेंटोफोर्टीन एमजी और रेनिटिडिन जो है 150 mg काम में आता है। तो आपके एंटासिड का एग्जाम्पल पूछ देगा तो पेंटोफोर्टी mg और रेनिटाइडिन 150 mg याद रखिएगा। एंटीपायरेटिक में पैरासीटामोल, एनाल्जेसिक में ट्रामाडोल डाइक्लोफेनिक और एंटीबायोटिक्स में एमिकासिन और मेट्रोनिडाजोल याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे दवाइयाँ का एग्जाम्पल भी पूछ ले।
5 नंबर में ये चीज़ें हैं। 5वां है एंटी एमेटिक। अब एंटी एमेटिक दवाइयाँ क्यों दिया जाता है, तो जी मचलेगा या वोमिटिंग होता है तो जो है उसको एंटी एमेटिक दवाइयाँ दिया जाता है जो उसको रोकने का कार्य करता है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि वोमिटिंग होगा, जी मचलेगा, पेट दर्द होगा, पेट में ऐंठन होगा, ये सब लक्षण दिखाई देगा, तो उन सब का जो है आपको मेडिकल उपचार दिया जाता है, दवाई दिया जाता है। ये चीज़ें हैं। अगर मान गए ये सब चीज़ों का अगर ठीक नहीं होता है, संक्रमण वगैरह ठीक नहीं होता है तो दर्द होगा ही होगा, मतलब अपेंडिसाइटिस ठीक नहीं होगा अगर दवाई से, वो सारे दवाई चलाने के बाद, तो फिर जो है इसका सर्जिकल उपचार किया जाता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सर्जरी होता है। तो जैसे अपेंडिसाइटिस का प्रभावी एवं एकमात्र उपचार शल्य क्रिया द्वारा अपेंडिक्स को शरीर से हटाना है, जिसे अपेंडेक्टोमी कहते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको लिखना पड़ेगा मेडिकल उपचार के बाद सर्जिकल। तो सर्जिकल में तब किया जाता है जब मेडिसिन से उसका उपचार नहीं हुआ हो। और इस अपेंडिसाइटिस में एकमात्र जो है इफ़ेक्टिव जो ट्रीटमेंट है वो आपका है ये सर्जरी विधि ही है, सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है, जिसमें होता ये है कि जो अपेंडिक्स हमारे शरीर में होता है, जो प्रभावित अपेंडिक्स है उसको जो है हटा दिया जाता है शरीर से, और उसी को हटाने को जो है अपेंडेक्टोमी कहते हैं। तो ये चीज़ें को समझ लीजिए। वर्तमान में लेप्रोस्कोपी एडेक्टोमी की जाती है जो कि निदान होने के 24 से 48 घंटे में की जाती है। मतलब डायग्नोसिस के बाद जो है 24 से 48 घंटे में जो है लेप्रोस्कोपी एपेंडेक्टोमी किया जाता है। तो आपसे इसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि शरीर से अपेंडिक्स को हटाना सर्जरी क्रिया के थ्रू क्या कहलाता है, अपेंडेक्टोमी कहलाता है। अपेंडेक्टोमी को अपेंडिक्स को हटाने के लिए कौन सा सर्जरी उपयोगी होता है, तो लेप्रोस्कोपी अपेंडेक्टोमी। नॉर्मल इसको अपेंडेक्टोमी कह सकते हैं कि सर्जरी के थ्रू शरीर से अपेंडिक्स निकाल देना अपेंडेक्टोमी कहलाता है। तो ये चीज़ें हो गया। अब इसका आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा सर्जिकल देखभाल का। इसमें सर्जिकल है, सर्जिकल देखभाल का नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा। तो आप लोग को ये पता है कि सर्जिकल देखभाल कैसे किया जाएगा एक पेशेंट को जो सर्जरी हुआ हो या सर्जरी होने वाला हो। तो देखिए इसमें मिला जुला के सब लिख दीजिएगा। इसमें सर्जरी से पहले भी पूछ देता है, सर्जरी के बाद भी पूछ देगा। तो सर्जरी होने से पहले पेशेंट को कैसे तैयार किया जाएगा, क्या क्या चीज़ देंगे, कैसे उसको NPO रखेंगे मतलब भूखा रखेंगे, सर्जरी से कितने दिन पहले कौन कौन से दवाइयाँ देकर उसको तैयार किया जाएगा सर्जरी के लिए, सर्जरी के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट होता है, ये सब तैयार रखेंगे, पेशेंट को तैयार रखेंगे। ये सर्जरी से पहले में लिखिएगा। सर्जरी हो जाएगा तो सर्जरी के बाद वाले में लिखिएगा कि सर्जरी के बाद वाले में नर्सिंग देखभाल क्या होगा। तो सर्जरी के बाद वाला में नॉर्मल जो है पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखेंगे, क्योंकि सर्जरी के बाद हो सकता है उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम है, तो इसके लिए उसको बना के रखेंगे। सर्जरी क्रिया को जो है ठीक तरीक़ा से देखते रहेंगे। जिस भी जगह पे सर्जरी हुआ है उसको हमेशा जो है एंटीसेप्सिक एसेप्सिक विधि का उपयोग करेंगे। मतलब हमेशा उसको जो है विसंक्रमण को देखेंगे कि खतरा ना हो इसको संक्रमण का, हमेशा दवाई देते रहेंगे डॉक्टर के अनुसार। हमेशा जो है क्या करेंगे उसको सब अच्छा वातावरण आरामदायक देंगे। हमेशा जो है उसका पोजीशन बदलते रहेंगे ताकि उसको बेड शोर ना हो। तो तमाम तरीक़ा के जो है चीज़ें आपको ध्यान में देना पड़ेगा और यही होता है नर्सिंग देखभाल। तो उम्मीद है आप इसको चीज़ को समझे होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग जो है उसका जो सर्जिकल उपचार था सर्जिकल देखभाल में आप लोग लिख दीजिएगा कि कैसे क्या होगा, कौन कौन से दवाइयाँ दिया जाएगा। प्री ऑपरेटिव और जो है पोस्ट ऑपरेटिव दो प्रकार से देखभाल पूछेगा। प्री ऑपरेटिव मतलब सर्जरी होने से पहले देखभाल और सर्जरी होने के बाद देखभाल। तो एज ए नर्स आप सर्जरी होने से पहले क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, एज ए नर्स सर्जरी होने के बाद क्या कर सकते हैं पेशेंट के लिए। तो इस चीज़ को जो है आप अपने तरीक़ा से
लिख दीजिएगा। हर सब में 10-12 पॉइंटें जो है दोनों में लिख दीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए, अगर सीधा आपको नर्सिंग देखभाल लिखना होगा तो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों को एक साथ मिला के सर्जिकल प्रबंध में लिख दीजिएगा, नर्सिंग प्रबंध में, ये चीज़ें हो जाएगा। अब चलिए हम लोग जो है चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गुर्दा प्रत्यारोपण से क्या समझते हैं, मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन से क्या समझते हैं, इसके निर्देश अनिर्देश जटिलता प्रक्रिया व देखभाल बताएं। मतलब निर्देश मतलब कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते समय क्या चीज़ निर्देश देना चाहिए, क्या अनिर्देश मतलब उसको नहीं करना चाहिए, जटिलता क्या होगा, प्रक्रिया प्रोसेस क्या होता है, और देखभाल क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांट मतलब किडनी प्रत्यारोपण होते समय। तो इस चीज़ को चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, किडनी प्रत्यारोपण मतलब गुर्दा प्रत्यारोपण होता क्या है। तो गुर्दा प्रत्यारोपण एक प्रकार की शैल क्रिया है। चीज़ें को समझिए, गुर्दा प्रत्यारोपण एक प्रकार का क्या है, शैल क्रिया होता है, मतलब सर्जिकल क्रिया होता है। जब रोगी की किडनी हमेशा के लिए समान रूप से कार्य करना बंद कर देती है तो इससे रोगी में स्वस्थ किडनी प्रत्यारोपित की जाती है। स्वस्थ किडनी जीवित या मृत दाता से प्राप्त की जाती है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि जो गुर्दा प्रत्यारोपण होता है यह एक शैल क्रिया होता है, सर्जिकल प्रोसेस होता है। जब रोगी को हमेशा के लिए कोई किडनी खराब हो गया हो तो उसको जो है समान रूप से कार्य करना वो क्या करता है, बंद कर देता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं किडनी क्या करता है, हमारे शरीर हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसमें जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर करता है मूत्र के द्वारा, मतलब जितने भी यूरिक हो या जितने भी क्रिस्टल हो उसको छान कर बाहर करता है। अब ऐसे में समझिए कि अगर किसी का किडनी पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर दे तो उसका ब्लड छनेगा ही नहीं। ब्लड छनेगा नहीं मतलब उसके शरीर में क्या होगा, विष बनेगा, हानिकारक पदार्थ स्टोर होगा, और ये स्टोर होते होते जो है उसका मृत्यु भी हो सकता है। तो इसलिए जो है किडनी प्रत्यारोपण तब किया जाता है जब किसी का किडनी बिल्कुल बंद हो चुका हो काम करना। तो इससे रोगी को जो है स्वस्थ किसी व्यक्ति से किडनी लेकर और उसमें जो है आरोपित किया जाता है, मतलब प्रत्यारोपित किया जाता है दूसरे से लेकर स्वस्थ व्यक्ति का, और जो व्यक्ति ग्रस्त हो किडनी से उसको उसमें लगा दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो वो होता है ट्रांसप्लेंट कर देना, मतलब दूसरे से लेके किसी और में लगा देना, मतलब रोगी में लगा देना। वो होता है क्या चीज़, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब ये जो स्वस्थ किडनी होता है कहाँ से लिया जाएगा, तो कोई जीवित व्यक्ति है तो क्योंकि आदमी जो होता है वो अपना एक किडनी से भी जिंदा रहता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति के अपने घर में कोई किडनी रोग से ग्रसित है और उसको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, तो ऐसे में घर के कोई सदस्य जिसका दोनों किडनी बिल्कुल स्वस्थ है तो वो एक किडनी दान दे सकता है अपने सदस्य को। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ जीवित या मृत, मृत मतलब जो व्यक्ति मरने वाला हो उस कंडीशन में अपना जो किडनी है वो किसी रोगी को दे देता है तो वो जो है जिंदा हो जाएगा उस किडनी से। तो ये हो जाता है क्या चीज़, किडनी प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। चीज़ें समझ गए। अब इसका क्या क्या इंडिकेशन होता है, मतलब कब संकेत करेगा कि कब आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने की ज़रूरत है। तो इसका संकेत इंडिकेशन चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि इसका संकेत इंडिकेशन कब करेगा कि आपको जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता है। तो इसका जो इंडिकेशन होता है वो होता है क्रोनिक रीनल फेलुअर, मतलब जो है तीव्र ब्रिकीय फेलुअर, मतलब ब्रिकीय मतलब जो किडनी, मतलब क्रोनिक मतलब क्या होता है कि तीव्र, क्रोनिक रीनल फेलुअर। क्रोनिक मतलब होता है कि बहुत लंबे समय तक से अगर कोई किडनी रोग से बीमार है तो होता है रीनल फेलुअर, मतलब लंबे समय से, क्रोनिक रीनल फेलुअर। फिर क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्या चीज़, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले पेशेंट को अगर किडनी कैंसर हो गया है उस स्थिति में यह इंडेक्स करेगा कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है।
किडनी में गांठ हो जाएगा तो किडनी काम करना बंद कर देगा, तो ये इसमें भी चाहिए। नेक्स्ट है स्व प्रतिरक्षी गुर्दा रोग, मतलब ऑटो इम्यूनी किडनी डिजीज, मतलब जो है आपका किडनी का जो शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो ख़त्म हो चुका है अपने आप जो है, तो इस कंडीशन में भी जो है किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। नेक्स्ट है जन्मजात गुर्दा अवरोधी विकार, मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम है बच्चा का जो जन्म से ही वो जन्म लिया और उसको किडनी जो है रीनल ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो चुका है, मतलब उसके अंदर किडनी का प्रॉब्लम जन्म से ही है, तो ऐसी स्थिति में उसको किडनी जो है ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो चीज़ें को समझ लीजिए कि कब कब किडनी ट्रांसप्लांट करने का इंडेक्शन आता है। तो ये सब जो कुछ है आपका इंडेक्शन है। तो यहाँ पे चलिए गुर्दा, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, निर्देश देख रहे हैं। गुर्दा रोग की अंतिम अवस्था, मतलब अगर किडनी रोग का अगर अंतिम स्टेज है, फाइनल स्टेज है, तो उस स्थिति में भी होगा। उसके बाद है गुड पास्चर सिंड्रोम, मतलब गुड पास्चर जो सिंड्रोम होता है उसके कंडीशन में हाइपर टेंसिव नेफ्रोपैथी, मतलब हाइपरटेंसिव जो नेफ्रोपैथी होता है, इस कंडीशन में भी जो है ये निर्देश करता है कि आपका जो है गुर्दा खराब हो चुका है, आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से हम लोग जो है इंडेक्स देखे हैं, निर्देशन देखे हैं जहाँ पर आपको किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्रॉनिक रीनल फेलुअर में, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, उसके बाद देखे हैं हम लोग कि गुर्दा रोग की अंतिम अवस्था, गुड पास्चर सिंड्रोम में, हाइपरसेंटिव नेफ्रोपैथी में। उसके बाद हम लोग और चीज़ें देखे हैं कि क्या चीज़ जन्मजात गुर्दा अवरोधी विकार, स्व प्रतिरक्षी गुर्दा रोग, किडनी में गांठ होना, किडनी कैंसर होना, ये सब में जो है क्या किया जाता है, आपका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। मतलब वो सारे बीमारी जो आपको किडनी को बिल्कुल तरीक़ा से ध्वस्त करेगा, वो बीमारी को यहाँ पे लिख दीजिएगा। उस अवस्था में आपका किडनी ट्रांसप्लांट करने का निर्देश देता है। ये है। अब अनिर्देश क्या होता है, चलिए इसका अनिर्देश क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। अनिर्देश मतलब होगा कि जहाँ आपका जो है ये जो चीज़ें है ये आपका सही हो सकता है बगैर क्या चीज़, बगैर ट्रांसप्लांट के भी। कौन से चीज़ों में निर्देश नहीं देता है, जैसे संक्रमण, कोई ऐसे संक्रमण है तो इस संक्रमण में हो सकता है दवाई से भी ठीक हो जाए, तो दवाई से ठीक हो जाएगा तो क्या ज़रूरत है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट करें, तो ये अनिर्देश हो गया। नेक्स्ट है कि एक्टिव मेलिग्नेंस, एक्टिव मतलब उसके अंदर कोई मेलिग्नेंस है जो एक्टिव है, तो वो दवाइयाँ से भी अगर सही हो गया है या कोई और चीज़ से सही हो जाएगा तो क्या ज़रूरत है उसको किडनी ट्रांसप्लांट करने का, तो यहाँ पर निर्देश नहीं करेगा। पल्मोनरी एफिशिएंसी, मतलब जो पल्मोनरी एफिशिएंसी के कारण अगर जो है सही से वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है तो ये आपका किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, ये पल्मोनरी का प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में आप किडनी को क्यों ट्रांसप्लांट किया जाएगा, यही चीज़ें है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट है आपका कि कार्डियक इनसफिशिएंस, मतलब कार्डियक इनसफिशिएंस का मतलब होता है कि जो कार्डियक जो आपका हृदय है वो सही से नहीं काम कर रहा है, मींस ब्लड वहाँ से सही से सप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो है आप किडनी में क्यों आदमी जाएगा, किडनी में क्यों जाएगा झांकने, किडनी में अगर मान के किडनी से ब्लड सही से दे रहा है लेकिन हृदय सही से काम नहीं कर रहा है तो वो तो हृदय का प्रॉब्लम है, तो किडनी क्यों यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है हिपेटिक रोग, देखिए यहाँ पे इनसफिशिएंस जरूर लिखिएगा, कार्डियक सफिशिएंस लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्डियक सफिशिएंस का मतलब होता है कि कार्डियक का दक्षता, मतलब वो दक्ष है कार्डियक, लेकिन इनसफिशिएंस मतलब वह अदक्ष है, मतलब उसके अंदर दक्षता नहीं है कार्डियक के अंदर। तो जब कार्डियक अदक्षता हो जाएगा, दक्ष नहीं होगा, तो उसमें किडनी का थोड़ी ना कोई दोष है, तो ये चीज़ें हैं, तो कार्डियक का दवाई चलेगा। नेक्स्ट है हिपेटिक रोग, हिपेटिक रोग के कारण जो है हिपेटिक कहाँ होता है, तो हम लोग जानते हैं जो लीवर होता है उसका हिपेटिक डक्ट होता है, हिपेटिक नली होता है, उसमें रोग है। तो ये किडनी का क्या प्रॉब्लम है कि किडनी को हटाया जाए, ये सब है। तो ये सब जो चीज़ें देख लीजिए कि कार्डियक इनसफिशिएंस, एक्टिव मेनिंगलेंस और पल्मोनरी इनसफिशिएंस और संक्रमण और हिपेटिक रोग, ये सब रोगों में जो है इन सब रोगों के लिए ही प्रॉपर इलाज होगा, ना
कि इसके चलते जो है किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो ऐसे रोगों में जो है किडनी ट्रांसप्लांट करने का और निर्देश नहीं दिया जाता है, इसी को अनिर्देश बोलते हैं। और ऊपर वाला था निर्देश, जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट किया ही जाएगा। तो ये चीज़ें को समझ लिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसका जटिलता देखते हैं कि इसका क्या क्या जटिलता हो सकता है किडनी ट्रांसप्लांट करने से। तो देखिए, अब किडनी ट्रांसप्लांट करने से हो सकता है संक्रमण तथा सेप्सिस हो सकता है बाद में। तो ये चीज़ें है, क्योंकि जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है वह एक बिल्कुल सर्जिकल प्रोसेस होता है, और इस सर्जिकल में थोड़ा भी इधर उधर अगर हुआ तो संक्रमण तथा सेप्सिस होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट है जटिलता कि उच्च ब्लड रक्त मतलब हाई ब्लड प्रेशर। अब पहले जो व्यक्ति का किडनी खराब से ब्लड सही से सप्लाई नहीं हो रहा था, तो किडनी लगेगा तो उसका ब्लड जो है अचानक से क्या होगा कि रन करने लगेगा मतलब उसका ब्लड जो है प्रेशर बढ़ाएगा, तो उच्च रक्तचाप भी हो सकता है। उसके बाद है कि लीवर सिरोसिस होगा, मतलब लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है। द्रव एवं इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है सर्जरी में। उसके बाद है कार्डियक डिसअर्थमिया हो जाएगा। और नेक्स्ट है हाइपरकोलोस्टेमिया हो जाएगा। मीन्स अगर देखिए इसका जो है मतलब इसका जो जटिलता है, अगर आप इस कंडीशन में कराते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, तो ये सब होने का चांसेस रहता है। क्या क्या चीज़ होने का चांसेस रहेगा? एक तो होगा कि संक्रमण, उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, द्रव एवं इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन हो सकता है, कार्डियक डिसएप्थेमिया हो जाएगा और हाइपरकोलोस्टेमिया हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं एक पेशेंट में हो सकता है किडनी ट्रांसप्लांट करने के समय हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये जटिलता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रक्रिया क्या होता है। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्जन दल द्वारा किया जाता है। अब समझिए, प्रोसेस में लिखिएगा प्रोसीड्यूर में कि अगर किसी ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट करने लगे जो किसी को पता ही नहीं है कि किडनी ट्रांसप्लांट कैसे आता है, तो व्यक्ति को तो ऐसे ही मृत्यु हो जाएगा। तो इसलिए जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रक्रिया होता है एक प्रशिक्षित, ट्रेनेड और एक्सपीरियंस सर्जन दल द्वारा किया जाता है। तो चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट है आपका कि रोगी को जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्जरी होगा तो उसको पहले क्या किया जाता है, जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। नेक्स्ट है इंसिजन लगाकर लक्षित स्थान पर पहुंचा जाता है, मतलब अब जो इंसिजन लगाकर जहां भी हमको सर्जरी करना है वहां जो है पहुंचा जाता है उस स्थल पे। चौथा है रोगी में स्वस्थ गुर्दा हेल्थ किडनी प्रत्यारोपित किया जाता है। जब सर्जरी हो जाता है तो जो है हेल्थ किडनी उसमें लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है पाँचवा, इसे पेरिटोनियम से बाहर इलियाइक फोसा में ट्रांसफर किया जाता है। अब जो पहले किडनी रहता था उस जगह पे नहीं रहकर इसको जो है इलियाइक फोसा, मतलब जो हमारा नाभि के क्षेत्र है जो इलियाइक फोसा है वहाँ पे जो है पेरिटोनियम से बाहर इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये चीज़ को समझिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति में किडनी ट्रांसप्लांट होगा तो पेरिटोनियम के बाहर इलियाइक फोसा में ट्रांसप्लांट किया जाता है। स्वस्थ किडनी का प्रत्यारोपण आगे की तरफ किया जाता है, मतलब जो स्वस्थ किडनी का जो प्रत्यारोपण होता है, जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो आगे की तरफ होता है। तो इस चीज़ को जो है आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट आपका सातवां है प्रत्यारोपण के दौरान डोनेटेड किडनी की रीनल आर्टरी को इंटरनल इलियाइक आर्टरी से तथा रीनल वेन को इलियाइक वेन से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सातवां, मान गए सीधा आप उसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे किडनी को तो क्या होगा, कोई काम नहीं होगा। तो उसको काम करने के लिए जो है डोनेटेड जो भी किडनी प्रत्यारोपित उसमें किया गया है उसको रीनल आर्टरी को जो होगा उसको इंटरनल इलियाइक आर्टरी से जोड़ा जाएगा। मतलब एक चीज़ होता है आर्टरी और एक होता है वेन, जिसमें एक में शुद्ध रक्त आता है और एक में अशुद्ध रक्त आता है, और फिर जो है शुद्ध करके किडनी उसको जो है शुद्ध रक्त देता है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। और वही चीज़ हमने बता रहा है कि जो
किडनी दान दिया गया है, डोनेट किया गया है, उसको जो है क्या किया जाता है, रीनल आर्टरी को इलियाइक आर्टरी से, तो रीनल आर्टरी होता है उसको इलियाइक आर्टरी से जोड़ा जाता है, और जो रीनल वेन होता है उसको इलियाइक वेन से जोड़ दिया जाता है, तब जाके वो काम करना शुरू करता है। 8वां है कि प्रक्रिया के दौरान सख्त विसंक्रमित तकनीक मतलब स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग किया जाता है ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर होगा और अंदर संक्रमण चला जाएगा तो फिर आदमी को जटिलता हो जाएगा संक्रमण के रूप में, जो कि हम लोग ऊपर जटिलता में देखे हैं। अब इसका देखभाल क्या क्या हो सकता है, तो देखभाल में है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान देखिए जब ट्रांसप्लांट किया जाएगा उस समय क्या क्या देखभाल होगा, जब उसके बाद होगा कि प्री होगा और एक पोस्ट होगा और एक दौरान होता है बीच में। तो ये सब जो एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, तो देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम रोगी को पेट के बल अवस्था में प्रोन पोजीशन लिटाया जाता है। क्या किया जाता है, पेशेंट को क्या किया जाता है, प्रोन बल के पेट के बल लिटाया जाता है। रोगी को आवश्यक आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन किए जाते हैं, मतलब उसको फ्लूइड दिया जाता है। तीसरा होता है रोगी के जैविक चिन्हों को लगातार मॉनिटर किया जाता है। ये सब दौरान है, मतलब जब चल रहा होगा प्रक्रिया उस दौरान का है। नेक्स्ट आपका चौथा है, यहाँ पर देख सकते हैं रोगी के जैविक चिन्हों में किसी प्रकार के परिवर्तन आने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करेंगे। उसके बाद सर्जरी के दौरान एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग रखेंगे, एसेप्टिक। उसके बाद छठा है यहाँ पे रोगी के पास सभी आपातकालीन दवाइयाँ रखी जाती है ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो तुरंत दवाइयाँ दिया जा सके। 7वां है सर्जन को आवश्यक उपकरण समय समय पर प्रदान करने की सहायता की जाती है। अब नर्सिंग देखभाल में जो होगा वो चल रहा है ऑपरेशन, तो उस समय अगर कोई भी इक्विपमेंट का ज़रूरत होगा सर्जन को तो तुरंत जो है वहाँ पे दिया जाएगा। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद सभी रिकॉर्ड सहित रोगी को आईसीयू या पोस्ट ऑपरेटिव रूम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब होता है कि बाद के, तो यही चीज़ें है कि जब किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है तो या तो आईसीयू रूम में या पोस्ट ऑपरेटिव जो भी रूम उसके लिए बनाया गया है तो वहाँ पे इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद देखभाल, देखिए वो दौरान था और ये बाद देखभाल है। अब बाद देखभाल में आप लोग लिखिएगा कि अगर किसी को सर्जरी हो गया है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखा जाएगा। तो उसको दवाइयाँ दिया जाएगा लगातार, जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखा है। उसके बाद उसका क्या है, इम्यूनो सफिशिएंट दवाइयाँ दिया जाएगा ताकि उसके अंदर इम्यून सिस्टम बना रहे। रोगी को नम O2 थेरेपी दिया जाएगा, ऑक्सीजन। रोगी को आवश्यकता अनुसार रक्त, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा क्योंकि हो सकता है उसके ब्लड में रक्त की कमी हो। उसके बाद है रोगी की स्थिति समान होने तक निर्देशानुसार जैविक चिन्ह का मॉनिटर करते रहे। इस सब में होगा, चाहे प्री पोस्ट कहीं भी जो है मॉनिटर करते रहेंगे विटल साइन का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि रोगी के स्थिति समान होने तक आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन किए जाते हैं और सभी नर्सिंग प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड अवश्य रखा जाता है। तो ये होता है पोस्ट में, प्री में जो पहले किया जाएगा पेशेंट के लिए, और दौरान होता है कि जब प्रोसेस चल रहा हो उस दौरान जो है कैसे कैसे आप सर्जन को हेल्प करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप पेशेंट को देखेंगे। तो ये सब दौरान में। बाद में होता है कि सर्जरी हो चुका है तो दवाई, भोजन, पोषण, संक्रमण, ये सब को ध्यान में रखते हुए आप उसको देखभाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे हो चुका है। आप इसके प्रक्रिया में क्या था, प्रक्रिया बहुत ही आसान था कि व्यक्ति को जो है कहाँ कैसे कहाँ पे सर्जरी होगा, कहाँ पे सर्जरी होगा, उसको कौन से टेक्निक का उपयोग करेंगे, उसके बाद कौन सर्जरी करके उसको ट्रांसप्लांट करेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि नॉर्मल सर्जन भी उसको कर देगा, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट है तो आसान बात है नहीं, तो उसके लिए अनुभवी और योग होना चाहिए। उसके बाद उसका जिस भी जगह पे करना है उसको इन्फ्यूजन किया जाता है, फिर उसको उसमें किडनी जो है स्वस्थ व्यक्ति का लेकर ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब सीधा उसमें ट्रांसप्लांट कर देने से तो होगा नहीं, उसका जो भी क्रिया विधि होता
होता है उसको तो जोड़ना पड़ेगा ना, तब ना काम करेगा। तो वही होता है जो रीनल आर्टरी होता है उसको इलियाक आर्टरी से जोड़ा जाता है, और जो रीनल वेन होता है उसको इलियाक वेन से जोड़ा जाता है। उसके बाद ये काम करना शुरू कर देता है, और अंत में जो है उसको क्या किया जाता है, सारा देखभाल करके और उसको जो है आईसीयू रूम में जो सर्जरी है उससे हटाकर फिर जो है उसको नेक्स्ट जो है सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस इसमें होता है, हमने यहाँ पे बता दिया। बाद बाकी आप लोग पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, और ये ज़रूर याद रखिए कि इसका जटिलता क्या क्या होगा। किडनी ट्रांसप्लांट से संक्रमण होगा, उच्च रक्तचाप होगा, लीवर सिरोसिस होगा, द्रव एवं इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन होगा, कार्डियक डिसेप्थीमिया होगा और हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया होगा। तो ये सब याद रखिएगा। बाद बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।